हेलो डियर स्टूडेंट, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। जैसा कि आपको पता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है, क्या इसके यूज हैं, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, या इसके माध्यम के द्वारा इस पर पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष क्या है, कॉमन अपवर्तनांक क्या है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आजकल बोर्ड परीक्षाओं में, यानी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। जिन चीजों को हमने 10th क्लास में छोड़ दिया होता है, हम उन्हीं चीजों पर आज इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल के बारे में आप बता सकते हैं और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ बताना है, कुछ सजेस्ट करना है, तो इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे कहें कि किसी ग्राउंड में सीधी लाइन खींची हुई है, आपको इस पर दौड़ना है सीधे, तो आप क्या करोगे, उस सीधी लाइन पर सीधे दौड़ सकते हो। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इस तालाब में ये पानी भरा हुआ है और आपसे मैं कहूं कि लेजर बीम से मैंने लाइट डाल रखी, बिल्कुल आपको इसमें सीधा भागना है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। आप देखोगे कि इस मैदान में तो हम लगातार बराबर स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम तालाब में भागते हैं तो स्पीड या तो कम होगी या ज्यादा होगी। स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, जैसे ही हम तालाब में उतरेंगे कम हो जाएगी। तो कम स्पीड क्यों हो जाएगी, उस पानी के कारण। क्योंकि आप देखोगे कि वायु में, यानी कि हम मैदान में क्या है, वायु है, ठीक है, निर्वात है या वायु है, तो स्पीड आराम से आ रही है। लेकिन जैसे ही हम पानी में उतरे तो स्पीड क्या हो गई हमारी, कम हो गई। हम उस स्पीड से नहीं भाग सकते, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में बहुत सारी टेबल बेंच होती हैं। आपसे कहा जाए कि आप इन टेबल बेंचों में होकर के बिल्कुल आपको सीधे जाना है, यानी कि दूर दूर कहीं कहीं टेबल बेंच पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, उन्हें हटाते हुए भागोगे, यानी कि टेढ़े मेढ़े उसमें भागोगे। तो वही काम होता है प्रकाश किरणों को। जब हम प्रकाश किरणों को निर्वात में या वायु से किसी दूसरे माध्यम में एंट्री कराते हैं, तो वो प्रकाश किरणें क्या करती हैं, विचलित हो जाती हैं, यानी कि वो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं। तो इससे पहले लेक्चर को आपने अगर नहीं देखा है प्रकाश का अपवर्तन, तो पहले उस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अभी हम इससे बेसिक से बताएंगे, तो पहले हम इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको पहले जल्दी से राइट कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। उसके बारे में फिर इसके डीप में इसको हम समझाएंगे। जल्दी से मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। ठीक है ना, तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही क्या होता है, इसकी कोई विमाएं होती है। तो मैंने अभी बताया था, आपको एक एग्जांपल दिया था पानी वाला, स्कूल वाला। तो उस माध्यम में जो हम गति कर रहे हैं, ठीक है, उस माध्यम में जो हम गति कर रहे हैं, तो खाली मैदान में तो हम सीधे दौड़ रहे हैं, लेकिन हमसे कह दिया जाए कि कमरे में दौड़ना है, बेंच उसमें बहुत सारी बड़ी हुई है, दूर दूर कहीं कहीं रैंडमली भरी हुई है, तो आपसे कह दीजिए इसमें दौड़ो, तो क्या करोगे आप, टेढ़े मेढ़े भागोगे उसमें, ठीक है। ऐसे ही पानी में आपका हाल होगा। तो ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वो उस तरीके से आप कह सकते हो, उस माध्यम में उस तरीके से वहां पर जो रुकावट पैदा हो रही है वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है, उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है ना। यानी किस तरीके से उसमें कुछ भी यानी कि भरा हुआ है, वो सघन है या विरल है, उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। सघन विरल के बारे में मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। तो कोई क्या है, वो सघन है या विरल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गति करता है। प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गति करता है ये निर्धारित होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों, विभिन्न चाल से क्या करता है, वो गति करता है, विभिन्न माध्यमों, विभिन्न वेग से क्या करता है, वो गति करता है। आपने इस चीज को देखा होगा, ठीक है। तो वो क्यों इस तरीके से गति करता है, विचलित क्यों होती है प्रकाश किरणें, ठीक है ना। विचलित प्रकाश किरणें क्यों होती है, क्योंकि अपवर्तनांक के कारण होती है। तो अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज और, एक लाइन लिखी है मैंने, अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम के प्रकाश के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, उसका अपवर्तनांक, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा,
कम होगा, ठीक है। और हम इसे एन से या म्यू द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं देखा होगा आपने स्मॉल वाला एन होता है, कहीं कहीं देखा होगा आपने म्यू बना हुआ होता है, ठीक है ना। और इसका कोई मात्रक नहीं है, और यह एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। यह क्या है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह एक अदिश राशि भी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा स्नेल के नियम में कि n बराबर क्या होता है, स्नेल के नियम में आपने पढ़ा होगा n बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर। आपने ये स्नेल के नियम में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं इस तरीके से। मान के चलो कोई दो माध्यम है, तो ये माध्यम क्या है, विरल है। ये माध्यम क्या है, विरल है, ठीक है, विरल है। और विरल माध्यम में क्या भरा हुआ है, वायु। और इस माध्यम को हम नाम दे देते हैं कितना, 1, ठीक है। और ये माध्यम क्या है, सघन है। और इस माध्यम को नाम दे देते हैं 2, ठीक है। और ये एक तरीके से मान लो कि ये कोई कांच है, कांच है, ठीक, कांच का लेंस बना हुआ होता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, एक अभिलंब, अगर हम इस सीमा पृष्ठ, इसे बीच वाले को क्या बोलते हैं हम, सीमा पृष्ठ पर एक अभिलंब इस तरीके से खींच दें, और कोई प्रकाश किरण इस पर हम आपतित कराएं, ठीक है। इस पर कोई प्रकाश किरण अगर हम आपतित कराते हैं, ठीक है, इस पर अगर हम कोई प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, तो मैंने बताया था पहले भी वाले वीडियो में भी, प्रकाश के अपवर्तन वाले में, कि वो अभिलंब से क्या होती है, प्रकाश किरण दूर हट जाती है, ठीक है। अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। इसे आपतन कोण बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम अपवर्तन कोण। स्मॉल आर से इसे नोट करते हैं, उसे किससे नोट करते हैं, स्मॉल आई से नोट करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसका मतलब है ये विरल है, ये सघन है। तो विरल सघन का भी यह मैटर आता है कि विरल सघन हम कैसे कहते हैं, कि जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से गति करे उसे बोलेंगे हम विरल। दो माध्यम दिए हों, दोनों माध्यमों में हमें गति देखनी है प्रकाश की। जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से चले, जिसमें वेग प्रकाश का तेज हो, उसे बोलते हैं विरल। और जिसमें प्रकाश का वेग कम हो तो उसे बोलते हैं हम सघन। मैंने बताया ना, अगर किसी कमरे में मेज पड़ी हुई तो टेढ़े मेढ़े भागने, तो इस तरीके से लाइन क्या हो जाती है, प्रकाश की गति क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो ये भी हम यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ये कह सकते हैं कि अपवर्तन से पहले प्रकाश की जो चाल है, इसकी प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा। लेकिन अपवर्तन के बाद चाल क्या हो जाएगी, कम। जैसे मैंने आपको कमरे वाला एग्जाम्पल बताया था, पानी वाला एग्जाम्पल बताया था, पानी में घुस जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही अपवर्तन के पश्चात हम अगर बात करें तो प्रकाश की जो किरण होती है उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, आपको पता समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके लिए हम अपवर्तनांक अगर हम मान के चले, ये हमारा n1 है। और चलो हम इसका अगर अपवर्तनांक स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे रखते हैं, ठीक है, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करते हैं, तो पहला माध्यम है हमारा ये वाला, ठीक है, ये हमारा पहला माध्यम, और दूसरा माध्यम यहां है। तो इनको हम इस तरीके से नोट करते हैं। बिल्कुल आप इसके अकॉर्डिंग आप चलते रहो, क्योंकि अगर न्यू पैटर्न की बात करें तो उसमें इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि N21 लिखा देखा होगा, ठीक है ना। आप इस पैटर्न पे चलिए, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है उस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कक्षा 12 में, ठीक है। 1N2 यानी कि अब हम इसे कैसे बोलेंगे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मैं बताऊंगा, इसके टाइप्स भी बताऊंगा, ठीक है। और साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर। ये हमने स्नेल के नियम से पढ़ रखा है। किसके नियम से पढ़ रखा है, इसको हमने स्नेल के नियम से पढ़ रखा है। तो इसके दो टाइप्स भी हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 होता है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है जी, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसे बोले तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में, किसी वायु में, यानी कोई प्रकाश किरण यदि वायु से किसी माध्यम में गति करती है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण किसी वायु से क्या है, किसी माध्यम में गति करती है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यदि चाल, ठीक है, उस माध्यम में चाल। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, आपने पढ़ा होगा प्रकाश की चाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रकाश की चाल के लिए हम सी को यूज करते हैं, ठीक है, किसको यूज करते हैं हम, सी, आपने देखा होगा स्मॉल वाला सी जो होता है, प्रकाश की चाल के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी माध्यम की चाल के लिए उसको यूज करना है तो क्या करेंगे, प्रकाश की चाल यानी कि किसी प्रकाश की वायु में चाल या निर्वात में चाल, उसके लिए हम सी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं उसको हम, सी, ठीक है। अगर हमें प्रकाश की चाल किसी माध्यम में निकालनी है तो उसके लिए हम वी यूज करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या आया, एन बराबर सी अपॉन वी, क्या बन के आया, एन बराबर सी अपॉन वी। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि सी अपॉन, यानी कि अगर हमने जो चैप्टर नंबर हमने 8 पढ़ा था उसमें भी इस चीज के बारे में पढ़ा था कि यदि हम आवृत्ति लिखते हैं, आवृत्ति बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमदा, क्या होता है, सी अपॉन लेमदा, ठीक है। तो हम जब आवृत्ति निकालते थे तो वहां पर हम सी अपॉन लेमदा का भी फॉर्मूला लगाते थे। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये उसकी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। अगर हम इसको निकालते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग, यानी कि या हम लिख सकते हैं सी बराबर न्यू लेमदा, ठीक है, सी बराबर क्या होता है, न्यू लेमदा है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में अगर हम बात करें तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमें किसका अपवर्तनांक लिखना है, हमें कांच का अपवर्तनांक लिखना है, ठीक है ना, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अगर हमें लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कांच के अपवर्तनांक को, कांच का अपवर्तनांक अगर हमें लिखना है, कांच का अगर हमें अपवर्तनांक लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, तो कांच के अपवर्तनांक को लिखेंगे हम ए एन जी, कैसे लिखेंगे हम इसको, ए एन जी, हम इसको हटा देते हैं तो ये क्या है, कांच का क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको मैं यही लिख देता हूं, तो हम इसको लिखेंगे एन जी, यानी कि स्मॉल वाला एन और जी, ठीक है। अगर देखो हर किसी का जो अपवर्तनांक होता है वो वायु के ही सापेक्ष होता है, चाहे पानी को ले लो, चाहे कांच का ले लो, ठीक है ना, प्लास्टिक का ले लो, किसी का भी ले लो, तो वो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, वायु के सापेक्ष ही होगा, तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक ए एन जी, यानी कि जो ग्लास का अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कांच के स्थान पर हम ले लेते हैं क्या, जल, ठीक है, जल का अपवर्तनांक बराबर, तो जल का अपवर्तनांक अगर हम बात करें तो इसको भी हम एन डब्ल्यू, यानी कि जल के लिए वाटर के लिए लगा दिया हमने, वाटर के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि वाटर भी क्या होगा, पानी के सापेक्ष है, क्योंकि उसमें हमने कुछ डाला नहीं कि लेंस का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या है, वायु है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, इसका, लेकिन हम इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम में, यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वायु के सापेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है। बोलेंगे हम इसे कैसे, सापेक्ष, तो अब यहां पर इस तरीके से बोलेंगे वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के निरपेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसको हम कैसे बोलेंगे, वायु के निरपेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है। और यहां पर हम बोलेंगे वायु के निरपेक्ष क्या है, वाटर का अपवर्तनांक, बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से अगर क्या है, कोई द्रव है, ठीक है, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल वगैरह में ये चीज आ जाती है, अगर द्रव है तो उसका भी, यानी कि N4 क्या होता है, लिक्विड, तो लिक्विड का अपवर्तनांक भी वायु के सापेक्ष होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, तो ये 3 चीजें हो गई, तो ये हमारे क्या होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, क्या होते हैं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सापेक्ष अपवर्तनांक की, ठीक है,
क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लो कि वायु से जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो यही है कि वायु का अपवर्तनांक ये है और गिलास का अपवर्तनांक ये है, कांच का जी फॉर गिलास। तो हम बोलेंगे वायु के निरपेक्ष गिलास का अपवर्तनांक यानी कि कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष या निरपेक्ष बोल सकते हैं, हम कई बार सापेक्ष भी बोल देते हैं। तो वायु के निरपेक्ष वाटर यानी कि जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इनको हम चेंज भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नंबर 2 पर है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अगर वायु के सापेक्ष ले रहे हैं तो हमेशा वो क्या होगा हमारा, वायु के सापेक्ष ले रहे हैं तो वो क्या होगा हमेशा हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। ये अब बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। या हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर एनजी ऐसे लिख सकते हैं एनजी। ठीक है ना, तो ये भी वायु के सापेक्षी होगा एन डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एन एल। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहलाएंगे। ठीक है ना, कई बार यहाँ पर इनको भी हटा दिया जाए और बोल दिया जाए कि ग्लास का अपवर्तनांक खाली एन लिख देगा वहां पर, ऐसे भी हो सकता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक को बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो यहां पर बिल्कुल हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे किसी N2, तो ये होगा, तो ये क्या कहलाएगा। ठीक है, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां लिखेंगे पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात, प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये क्या होता है, पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम के प्रकाश की चालों का क्या होता है, अनुपात। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जब हम लिखेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम किस तरीके से लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखेंगे हम 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है कि जब हम इसको लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है 1n2, तो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर हमें दिखाना है तो जिसके सापेक्ष रखना है उस n1 को क्या रखेंगे हम नीचे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक है उसको रखेंगे हम ऊपर, यानी कि पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे। ये आपको ध्यान रखना है, पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे। यानी कि अब हम इसको बोल सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो C अपॉन क्या होता है, V, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये किसी माध्यम में प्रकाश, जैसे माध्यम कांच में प्रकाश को हम अपवर्तित करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं कांच में, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ये माध्यम में होता है, कोई आपसे पूछने लगे तो ये निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल के लिए C, और इसका मान तो आपको पता होगा, इसका मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात कितना होता है, 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड। ठीक है,
मीटर प्रति क्या होता है सेकंड। इसका मान तो आपको पता है, ये उस पर निर्धारित करता है किस तरीके से। अगर उसका अपवर्तनांक और ये दोनों चीज पता है तो हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं ना बड़ी आसानी से। इसी तरीके से आपको पता है 1 and 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जिसके सापेक्ष होता है उसे नीचे लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक में पढ़ा है कि n बराबर c/v होती है, ठीक है। अतः आप यहां पर एक चीज जानते हो कि अगर हमें n1 लिखना है तो c/v1 होगा, c/v1 होगा, ठीक है। और अगर हमें n2 लिखना है तो c अपॉन क्या होगा v2 होगा, ठीक है। इसी से निरपेक्ष अपवर्तनांक से ही n1 बराबर c/v1 और n2 बराबर c/v2 होगा। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक से हमने इन चीजों को लिखा है। और जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो इसकी जब वैल्यू रखेंगे n2 की वैल्यू ऊपर रखो, n2 की वैल्यू जब हम ऊपर रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा v2 अपॉन, नीचे रखते हैं हम n1 की वैल्यू तो नीचे n1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा v1। जब इनको हम उलट के ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा, ऊपर आ जाएगा v1 और नीचे रह जाएगा v2 और c से क्या कट गया c। तो इस तरीके से हमारा जो अपवर्तनांक, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा v1, ठीक है। नीचे वाला ऊपर जाएगा, जैसे ऐसे पलट के गुणा कर देंगे ना तो v1 आ जाएगा ऊपर। तो ये सापेक्ष जो अपवर्तनांक आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। बिल्कुल इसका मैकेनिज्म अगर आपकी समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि n1 अगर हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक से c/v1 होता है और n2 बराबर c/v2 होता है। और आपको मैंने बताया कि किसी माध्यम के सापेक्ष किस दूसरे माध्यम के, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पीछे वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले को नीचे लिखेंगे। तो ये कैसे बोलेंगे, इसको हम n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को बार बार आप बैक करके पीछे इनको सबको कंप्लीटली देख सकते हो। बिल्कुल डीप में पढ़ा रहा हूं मैं इन चीजों को, ठीक है ना, सब कुछ एक ही उसमें कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या आ गया v1 अपॉन v2 इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि अगर तरंग दैर्ध्य भी होती है, यहाँ पर देखो ये तरंग दैर्ध्य मैंने बताया था आपको c बराबर ये भी होता है, यानी कि प्रकाश की चाल में c बराबर ये भी होता है। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो c की जगह अगर हम v मान लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये भी प्रकाश की चाल है और v भी प्रकाश की चाल है तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ v बराबर मान लेते हैं। अब ये मान लिया हमने लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा मान लिया कि v न्यू आवृत्ति। तो अगर हम v1 के लिए लिखेंगे, जैसे यहाँ पर v है तो v1 के लिए लिखेंगे तो न्यू क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी इसकी, कॉमन होगी। और यहाँ पर आ जाएगा λ1 और यहाँ पर न्यू और λ2। क्यों 1 2 क्यों है, जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में गति करता है तो आवृत्ति कभी भी प्रकाश की परिवर्तित नहीं होती है। क्या परिवर्तित होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है। इसलिए n1 अपॉन n2 हमने लिखा है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने n2 अपॉन n1 रखा है क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर λ1 अपॉन λ2, जब इससे ये कट जाएगा तो फाइनली देख सकते हो आप λ1 अपॉन कितना आ जाएगा इसका λ2। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम फाइनली इसको एकदम कंक्लूजन इसका निकाल करके बिल्कुल लास्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जब इसको हम लास्ट में निकाल के रखेंगे तो मैंने क्या बताया आपको, 1 and 2 क्या बताया मैंने कि 1 and 2 बराबर होता है v1 अपॉन क्या होता है v2। 1 अपॉन n2 बराबर होता है v1 अपॉन v2। और ये मैंने निकाल के आपको दिखाया कि ये होता है λ1 अपॉन कितना होता है λ2 और बराबर होता है साइन आई अपॉन किसके, साइन आर के। ये आपने स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपकी समझ में आ गया होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक से ही सापेक्ष अपवर्तनांक निकलता है, ठीक है। तो आपने एक चीज और भी पढ़ रखी होगी, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर डिटेल में इसको बता देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा WNG, क्या दिया हुआ है WNG, यानी कि वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। अगर इसको कैसे कहेगा वो, इसको ऐसे कहेगा कि हम गिलास को यदि पानी में डुबो दें, यानी कि जल में डुबो दें, तो उसका अपवर्तनांक क्या निकालेंगे, ठीक है। तो उसका अपवर्तनांक हम क्या निकालेंगे, जैसे WNG दिया हुआ है तो मैंने अभी बताया आपको जिसके सापेक्ष होता है उसके अपवर्तनांक को हम नीचे लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा NW, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक यानी कि उस
वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक है, तो यहाँ पर गिलास को लिखेंगे ऊपर, यानी कि कांच के अपवर्तनांक को लिखेंगे नीचे। और हर किसी अगर की बात करें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, सभी वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, तो यहां पे लगा देंगे हम ए। ठीक है, तो ए एन जी और ए एन डब्ल्यू। अगर हम वहां आप देख सकते हो क्वेश्चन में ज्यादातर ये दिया होगा ए एन जी कितना होता है 3/2, और ज्यादातर कंडीशन में ये 4/3 दिया हुआ होता है। और हमें निकालना है डब्ल्यू एन जी, यानी कि उस कांच के लेंस को या किसी को भी क्या है पानी में डुबा दिया जाए तब उसका अपवर्तनांक कितना होगा, इसका वैल्यू को निकाल करके जब हम न्यूमेरिकल्स में रखते हैं तो थोड़ा सा और इसके बारे में आगे डिटेल में हम जान लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए अब कुछ इसकी जरूरी चीजें हैं उनको जान लेते हैं पहले। तो अपवर्तनांक की निर्भरता क्या होती है, किन किन बातों पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी माध्यम में, ठीक है, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर, जैसे कोई माध्यम है, पानी है या कुछ भी है माध्यम, उसमें प्रकाश कण हम आपतित करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, तो हम अगर पानी का ताप बढ़ा दें तो उस पानी का जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, घटता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है अपवर्तनांक। ठीक है ना, माध्यम कैसा है, गाढ़ा है या पतला है, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा रंग पर भी निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो है प्रकाश की प्रकृति तथा तरंगदैर्ध्य पे भी क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया एक फॉर्मूला ये वाला अभी, कि इस तरीके से हो, यानी कि 1 and 2 बराबर हो, तो V1/V2 ये कहां से आया, ये कहां से आया, ठीक है, ये कहां से आए थे, तो ये यानी कि V1 क्या होता है, मैंने बताया न्यू λ1 होता है, ये वहां से आए। ठीक है, तो अब तरंगदैर्ध्य अगर प्रकाश की ज्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपवर्तनांक इसका निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब, तो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है उस पर निर्भर करता है और उसके रंग पर, यानी कि किस रंग का है, विबग्योर में से आपने 7 कलर पढ़े होंगे, विबग्योर में से किस कलर का है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, अब जैसे रेड कलर है उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, वॉयलेट कलर है यानी कि बैंगनी कलर है, उस दोनों की तरंगदैर्ध्यों में क्या होता है, अंतर होता है, विचलन कोण में भी क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध, तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष अगर हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो ये होता है इसका 1/, ठीक है, 1/ क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक है तो हम जस्ट उल्टा कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें ए, यहां पर कैसे लिखें, यहां पर ANG, वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। इसी तरीके से यहां पर हम जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/GNA। ठीक है, इसको हम अगर पीछे है तो आगे इसको लेके आ सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/GNA होता है, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसे उल्टा कर रहे हैं, यानी कि ये G है इसको पहले लाएं, A को पीछे करें, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती इसमें रख देते हैं, तो ये इसके क्या होता है, बराबर। जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां इसको हम उल्टा करके रखेंगे तो वो क्या होगा, इस तरीके से हमारा ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक और वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो आपने ये भी पढ़ा था, मैंने बताया कि WNG यानी कि वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक होता है ANG अपॉन क्या होता है, ANG अपॉन क्या होता है,
ANW। अगर आप इसे नीचे उतार के लाना चाहो तो नीचे भी ला सकते हैं, यानी कि 1 यहाँ पर कर सकते हैं ANW। और मैंने बताया जब इसका उल्टा लिखोगे यानी कि इसको लिखोगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यहाँ हम कर सकते हैं GNA। तो इस तरीके से भी इनके बीच में रिलेशन हो जाता है, ठीक है, ये इनके रिलेशन है। इसको जब नीचे उतारोगे तो जब इसकी जगह पर, नीचे उतारने का मतलब ये नहीं कि इसी को नीचे रख देंगे, इसकी जगह पर आप इसको लगा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका रिलेशन, ठीक है। एक इसका अन्य फॉर्मूला है जो 10-12 में है, यानी कि वो उस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। गहराई वाला, किसी पानी में गहराई है उसका अपवर्तनांक क्या है, पानी का अपवर्तनांक क्या है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं जल्दी से। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। वास्तविक एवं आभासी गहराई, ठीक है। अगर हमारा कोई ऑफलाइन वाला स्टूडेंट इसको देख रहा है तो यस करे, जल्दी फटाफट से कमेंट्स करें इसके बारे में। इसको मैंने ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया था, इसको आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। आभासी गहराई, क्योंकि इस पर बोर्ड परीक्षाओं में आजकल सवाल आने लगे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो वास्तविक आभासी गहराई, ठीक है। वास्तविक आभासी गहराई जो होती है उसके लिए अगर हम अपवर्तनांक निकालें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर O, और यहाँ पर कोई प्रेक्षक की हमने यहाँ आंख बना दी है, और यहाँ पर कोई क्या है, एक अभिलंब है, ठीक है। तो आपको पता होगा कोई वस्तु हमें कब चमकती है, जब उस पर कोई प्रकाश परावर्तित हो, यानी कि उस वस्तु द्वारा हमारी आंख पर रोशनी आए, तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी। अगर हम अंधेरा कर दें बिल्कुल भी, चाहे 1000 वस्तु रखी है कमरे में कहीं भी, तो अंधेरे में हमें एक भी वस्तु नहीं दिखेगी। अगर वहां थोड़ा सा उजाला कर दें तो इसका मतलब है उससे निकालने वाला जो हमारा स्रोत है, उससे निकलने वाला उजाला जो वस्तु है वो उसको क्या करने लगती है, परावर्तित करने लगती है, और वस्तु हमें दिखने लगती है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है और प्रेक्षक की आंख पर जा रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जल है, ठीक है। यहाँ पर तो जल है, और यहाँ पर माध्यम कैसा चेंज हो रहा है, वायु है। तो माध्यम जैसे ही चेंज होगा, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, और जैसे ही माध्यम चेंज होगा, दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से, क्योंकि वायु क्या है, यहाँ पर विरल माध्यम है, विरल माध्यम में हमेशा प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा क्या है यहाँ पर, अभिलंब। इसको हम एन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं यहाँ पर, एन। तो अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। लेकिन वो जो प्रेक्षक है उसे आती हुई कहां से दिखेगी, यहाँ से आती हुई दिखेगी। कहां से, इसी किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो उसको यहाँ से आने का आभास होगा, यहाँ से आने का आभास होगा। इसलिए यहाँ से, यानी कि सी पॉइंट से यहाँ तक की जो हाइट है वो थोड़ा सा नीचे बन गया है, यहाँ तक की जो हाइट है वो है स्मॉल वाली h। और अगर हम पूरे इस बर्तन की बात करें तो ये पूरे बर्तन की है कैपिटल H। अगर हमें इसका अपवर्तनांक निकालना है, किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है ना। जल में कोई वस्तु ये पड़ी हुई है तो हम इसको अपवर्तनांक को ऐसे लिखते हैं ANN, यानी कि जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। वायु के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक लेते हैं तो वो क्या होता है, मैंने पढ़ा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। या हम इसको कर सकते हैं n बराबर, यानी कि यहाँ पर वास्तविक गहराई, सबसे ऊपर क्या आएगा, वास्तविक गहराई, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं। वास्तविक क्या आएगा यहाँ पर, गहराई, वास्तविक गहराई, ठीक है। वास्तविक गहराई को हम कैपिटल एस से नोट कर किया है हमने, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी आभासी गहराई, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई। आभासी गहराई को मैंने किस नोट किया है, स्मॉल वाला h, ठीक है, स्मॉल वाला h। अब यहाँ पर जो आपका मन करे वो निकाल सकते हो। जैसे अब यहाँ पर हमारा आया n बराबर h अपॉन स्मॉल वाला h, तो आप यहाँ से आभासी गहराई भी निकाल सकते हो। स्मॉल वाला h बराबर कैपिटल वाला h, यानी कि अपवर्तनांक, ठीक है। ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। ये क्या है यहाँ पर, जल का अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। तो इन चीजों को हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई वीडियो में।